भारत माता की। आज मंच पर उपस्थित डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी जी महाराज, संघ के बौद्धिक प्रमुख स्वांत रंजन जी, हिंदुस्तान सरकार में मंत्री प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल जी। वैसे तो मंत्री कानून और सामाजिक न्याय के हैं, लेकिन मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका विषय, क्योंकि वो प्रोफेसर है, तो डिफेंस रहा है। तो एक ऐसे विषय के मंत्री होना हमारे साथ आज हमारे लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही पद्मश्री विष्णु पंड्या जी, जिन्होंने 120 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है और वो गुजरात के साधना जैसे पाक्षिक का मासिक के संपादक थे। पूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त जी, जिनके अंदर वैसे भी राजनेता कम और साहित्यिक ज़्यादा दिखता है, ऐसे डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर का साहित्यिक ज़्यादा एक्टिव दिखता है और मुझे लगता है उसी को आगे बढ़ाने का भी ज़्यादा प्रोफेसर रमा जी, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, मेरे सामने उपस्थित बंधु एवं भगिनी। क्योंकि विषय हिंदी का है, विषय साहित्य का है और इस विषय के आप सारे जानकार हैं, उसी विषय पे मैं रिपीट करूं इसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए साहित्यिकों के सामने क्या विषय रखा जाए, एक पत्रकार के रूप में मैंने विचार किया कि मैं आपसे बात करूंगा। हमारे यहाँ पर पिछले दिनों पानी के प्रदूषण को लेकर बहुत चर्चा हुई और आजकल करीब करीब हर व्यक्ति के घर में आरओ लगा हुआ है या वाटर फिल्टर लगा है, और जिस गरीब के घर में नहीं है वहाँ का राजनेता कहता है कि मैं तुम्हारे घर में शुद्ध पानी पहुँचा रहा हूँ। तो पानी की शुद्ध अशुद्धता को लेकर हमने बड़ा अभियान चला। आजकल करीब एक दशक से महानगरों में और पिछले कुछ समय से हवा के प्रदूषण की बहुत बात हो रही है और आजकल तो घरों में वाटर, जैसे वाटर प्यूरिफायर है वैसे एयर प्यूरिफायर भी लगे हुए हैं। अब उसमें भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन एक प्रदूषण पर बहुत कम चर्चा हो रही है और वो मुझे लगता है वो साहित्य का प्रदूषण है, जिसकी चर्चा आज इस मंच पे होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि दुनिया पर राज करने वाले शक्तियों ने साहित्य का हमेशा उपयोग किया है, दुरुपयोग ज्यादा किया है, उपयोग भी किया है। अब आप पहले जो देश पर दुनिया पर राज्य करना चाहते थे, उनका हथियार सेना था, जिनके पास ज्यादा बड़ा सैन्य, जिनके पास बड़े बड़े तकनीक, वो जीतते थे। लेकिन जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग है। अब संभवतः बहुत छोटे छोटे देशों में आमने सामने टकरा हो जाए तो बात और है, लेकिन बड़े टकरा होने की संभावना वैसे भी नहीं है। और दुनिया पर राज करने वालों को 100 साल बाद, 200 साल बाद ऐसा लगा कि अब फिजिकल राज करना बड़ा मुश्किल है और इसलिए उनका उद्देश्य राज करने के पीछे का भी वहाँ के संसाधनों की कमाई, वहाँ से पैसा कमाना, यही था। तो उन्होंने नया रास्ता निकाला और सरकार आपकी होगी, आपके द्वारा चुनी गई होगी, नेता आपके होंगे, सब कुछ आपको लगेगा आपका है, लेकिन देश की जनता क्या सोचेगी इसका निर्णय वो शक्तियाँ करेगी। ऐसा ये युग चल रहा है, जिसको मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के लोग क्या सोचेंगे, इस सोचने पर प्रभाव करने वाला तंत्र दुनिया भर में बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है। और उसके लिए वर्तमान टूल, जैसे पहले सेना होती थी, वैसे आज डिजिटल है। डिजिटल मीडिया ये दुनिया का एक नया टूल है, जिसके द्वारा दूर सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति या किसी मेट्रो में बैठा हुआ व्यक्ति भी एक दिशा में क्या सोच सकता है, इसकी प्लान करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनका बजट हिंदुस्तान सरकार से भी बड़ा है, ऐसी कंपनियां आज हम सब पर अजानते, हम कई लोग जानते भी नहीं कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। हमको अचानक से लगने लगता है कि अरे देश में ऐसा कुछ हो रहा है। अचानक से लगने लगता है कि किसान वाला मुद्दा आपको टीवी सीरियल में भी दिख रहा है, अचानक से फिल्मों में भी दिख रहा है, अचानक से आपको न्यूज चैनलों पर भी दिख रहा है, अखबारों में स्टोरी आ रही है और 6-7 महीने बाद किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। आपको याद होगा दिल्ली वालों को कि दिल्ली में एक बलात्कार को लेकर बहुत बड़ा वातावरण हुआ था। कोई भी बलात्कार निश्चित तौर पर जघन्य अपराध है,
लेकिन उसके पहले कभी ऐसी घटना हुई नहीं क्या, और उसके बाद घटना हुई नहीं क्या? लेकिन उसी घटना को क्यों बड़ा बनाया गया था? क्योंकि मैं मीडिया क्षेत्र का हूं और वॉरफेयर के इस वॉर में इस तंत्र को समझता हूं, इसलिए मैं साहित्यिकों के सामने ये विषय रखना चाहता हूं कि आज जो साहित्य का प्रदूषण है उसमें सबसे खतरनाक चीज, जैसे मीडिया में खतरनाक चीज है पेड न्यूज, पैसे देके खबर छपवाना, जो चाहे वो जैसा छपवा ले, वैसे पेड साहित्य आज सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जिसके पास प्रतिभा है उसको कोई अच्छा गुरु मिला नहीं। यहाँ तो संत बैठे हुए हैं, लेकिन आज कितने साहित्यकों के मंच पर संत होते हैं? वामपंथियों के यहाँ तो होते ही नहीं। अगर वहाँ कोई अग्निवेद जैसा भगवाधारी हो तो भी वो पाखंडी ही होता है। तो इसलिए संस्कार नहीं, कोई अच्छी संस्थाएं नहीं, जिसके पीछे राष्ट्रवाद या हिंदुत्व का कोई बैकग्राउंड नहीं, तो फिर ऐसे मंच से निकलने वाले लोग पैसे की दिशा में, राजनीतिक लालसा में या अपने नेता को खुश करने के लिए बना रहे साहित्य, ये समाज के हित का निश्चित नहीं हो सकता, बल्कि वह हित का ही हो सकता है। और इसकी चिंता भी इस मंच में करनी चाहिए कि साहित्य में किसको क्या। अन्यथा देखिए पहले क्या होता था, पहले तो हम भजन, प्रवचन और पारायणों के द्वारा हमारी बातों को पहुंचाते थे। वीर सावरकर जी ने भी अपनी जो कथाएं लिखी, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, कविताएं लिखी, वो सब जो कैदी जेल से बाहर जाता था वो याद करके जाता था और बाहर जाके लिखता था। मतलब किसी प्रकार का कोई मीडिया नहीं था, प्रिंट नहीं था। बाद में प्रिंट आया, पुस्तकें, साहित्य, और हमारे यहाँ तो सबसे पहले जो साहित्य आया वो संत वाङ्मय आया। संत वाङ्मय के बाद फिर श्रृंगार आए, फिर अन्य प्रकार का साहित्य आया, मनोरंजन आया, कल्पनाएं आई, उसके बाद फिर साप्ताहिक, मासिक, विशेषांक, उसके बाद प्रिंट पेपर, और उसके बाद चैनल, और आज सोशल मीडिया आया है। पहले लिमिटेशंस थी, व्यक्ति के पास पोल्यूशन पहुंचने की मर्यादाएं कम थी, क्योंकि बहुत कम चीजें लोगों तक जाती थी। पेपर खरीदेगा तो ही पढ़ेगा, लेकिन आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल को धारण करने वाले ज्यादातर लोग इनोसेंट है। हिंदुस्तानी लोग ये मानते हैं कि उसके मोबाइल पर जो लिख कर आया हुआ है वो निश्चित तौर पर सही ही होगा, और इसलिए उसके पास जो लिख कर पहुंचता है वो साहित्य, क्योंकि अभी साहित्य की परिभाषा भी आधुनिक युग में बदल गई है। अब बहुत बड़े बड़े ग्रंथ नहीं, व्हाट्सएप के द्वारा छोटे मैसेज, बल्कि हमको नेता लोग भी कहते हैं कि सुरेश जी भले ही आप 1 घंटे का इंटरव्यू ले, लेकिन हमको छोटे छोटे वीडियो चाहिए, क्योंकि अब इतनी लोगों की धैर्य नहीं रहा कि वो पूरा 1 घंटा लगातार बार बार देखे, 500 पेजेस का पुस्तक पढ़े। इसलिए छोटे वीडियो, छोटे मैसेज, छोटी बातों के द्वारा लोगों तक ये जो पहुंचाया जा रहा है, इस पहुंचाने में हिंदुस्तान सबसे बड़ा उदाहरण है। जिनके पुरखों ने विश्व के बड़े से बड़े लुटेरों के सामने अपने शौर्य और पराक्रम के आधार पर अपने संस्कृति को हजारों वर्ष बनाए रखा। दुनिया की कोई सभ्यता इन लुटेरों के सामने टिक नहीं पाई। हमारे और आपके पूर्वज टिके रहे, लेकिन आज हम सब कुछ मानसिक दृष्टिकोण से इतने गुलाम हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि विश्व के सबसे पिछड़े हुए अगर कोई होंगे तो हमारे लोग होंगे। यहाँ बैठे हुए लोग नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले आम जनता मेरे से सहमत होगी कि हाँ, हमारे आसपास ऐसा माहौल बनाया गया है। और इसलिए मैं आज आग्रह करता हूँ कि साहित्य के प्रदूषण पर, साहित्य क्षेत्र में काम करने वाली उभरती है संस्था निश्चित तौर पर कोई दिशा निर्देश सरकार के लिए बनाए। और सरकार के मंत्री जी यहाँ पर है, और मैं जानता हूँ कि ये सरकार अगर सबसे ज़्यादा किसी मुद्दे पर पीड़ित है तो वो पीड़ित है दुष्प्रचार के लिए, और इसलिए इस दुष्प्रचार का बड़ा हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है। तो मंत्री जी भी सरकार के सामने साहित्य क्षेत्र के प्रदूषण का मुद्दा रखेंगे, और बाकी मीडिया के और पूर्व राजनयिक या साहित्य या शिक्षा क्षेत्र के लोग यहाँ हैं, कवि यहाँ है, मार्तंड जी हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान की यात्रा में थे। ऐसे सब लोग आपके सामने और इस वीडियो के द्वारा, चैनल के द्वारा मैं ये मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि समय की कमी है। इसलिए बस एक सुझाव के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।